हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 के चैप्टर 2 यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इस टॉपिक में हम एलिमेंट के बारे में जानेंगे और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी था एलिमेंट का, ताकि उसे अच्छे से स्टडी किया जा सके, उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी को हम समझ सके, उसके एटॉमिक मासेस के बारे में एटॉमिक नंबर के बारे में जान जाए। जैसा कि आपने साइंस 2 में भी प्लांट के क्लासिफिकेशन को स्टडी किया है, एनिमल के क्लासिफिकेशन को स्टडी किया है। क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक स्टडी, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कम टाइम के अंदर। इस क्लासिफिकेशन को फॉर्म करने के लिए डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूट किया है, और आज के समय में इस एलिमेंट के क्लासिफिकेशन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे मेंडलीव, न्यूलैंड एंड डोबेराइनर इन्होंने कैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए। एलिमेंट को क्लासिफाई करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर दिए हुए हैं ये हम डिस्कस कर लें। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर के कितने टाइप्स होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। देखो बेटा, मैटर के ना दो ही टाइप होंगे, या तो वो प्योर फॉर्म में होगा, ओके, और या तो वो इम्प्योर फॉर्म में होगा, यानी कि इन नॉट इम्प्योर, वो मिक्सचर के फॉर्म में होगा। प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट या कंपाउंड कह सकते हैं, और वही जब कंपाउंड या एलिमेंट आपस में मिक्स होते हैं और एक मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं, तो बेसिकली मैटर अपने दो ही स्टेट में पाया जाता है, प्योर स्टेट में और मिक्सचर के स्टेट में। और एलिमेंट के कितने टाइप होते हैं। देखो बेटा, एलिमेंट या तो मेटल होता है, या तो नॉन मेटल होता है, और या तो मेटलॉइड होता है, जिसे हम सेमी मेटल भी कह सकते हैं। व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड, कोई भी मैटर किससे बना है। जैसे हम कहते हैं हमारा ह्यूमन बॉडी किससे बना है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट्स कॉल्ड सेल। उसी तरीके से हर एलिमेंट या हर मैटर आप कह सकते हैं एक एटम से बना है, व्हाट वी कॉल एटम। तो इसे आप लोग याद रखना कि हर एक मैटर एटम से बना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, मॉलिक्यूल जो एलिमेंट का होता है और जो कंपाउंड का होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछता है कि एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल है और जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बेटा सिंपल है, जैसे अगर मैं एलिमेंट बोलूं, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा यार, जैसे ऑक्सीजन एक एलिमेंट है ना बेटा, O2 जिसे हम कहते हैं। तो ये O2 बना किससे है, दो ऑक्सीजन से, ठीक है, दो ऑक्सीजन से आपका O2 बनता है। तो ऑक्सीजन के सेम एटम है ना, तो एलिमेंट में क्या हो रहा है, सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन होता है। जैसे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल और दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, दोनों मिलके क्या बनाए, O2, ठीक है। कंपाउंड किसे कहते हैं, कंपाउंड में क्या होता है बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम आते हैं। जैसे मैंने एक हाइड्रोजन का ले लिया एग्जांपल, जैसे मैंने हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ले लिया। मैंने इसमें एक हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, और ऑक्सीजन का एक ले लिया। तो इससे क्या फॉर्म होगा, H2O। तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड। क्यों कंपाउंड कहलाएगा, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, दोनों गैस अलग अलग हैं, आपस में कंबाइन होके एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, जिसका नाम है वाटर, दैट इज H2O। ऐसे सा कार्बन डाइऑक्साइड का भी ले लो, कार्बन अलग एलिमेंट है, वो अलग एटम से बना है, ऑक्सीजन अपना अलग एलिमेंट है, वो अलग एटम से बना है, और दोनों के डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आपस में मिलके एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। सो आई होप आपको चारों क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, जहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट।
तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्या है, तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव ऑलरेडी लर्न एटम ऑफ द एलिमेंट। हमने एलिमेंट के एटम के बारे में स्टडी किया था, जो कि ओनली वन टाइप का होता है। हर एलिमेंट का अपना एटम होता है। टुडे 118 एलिमेंट्स आर नोन। आज के समय में अब तक हमारे 21st सेंचुरी तक 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर किए गए हैं, और आप कह सकते हैं कि फाइंड किए गए हैं। 18th सेंचुरी तक सिर्फ 30 एलिमेंट थे। आज 21 सेंचुरी है, अराउंड 300 साल बीत गए हैं, और तब तक जाकर हमें 118 तक एलिमेंट की खोज हमने कर दी है। इसके पहले हमारे पास 18th सेंचुरी तक 30 एलिमेंट्स थे। द मोर नंबर ऑफ एलिमेंट वर डिस्कवर कोर्स ऑफ द टाइम। जैसे जैसे समय बीता, हमने नए नए एलिमेंट को इन्वेंट किया, उसकी खोज की गई साइंटिस्ट के हेल्प से। मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट वॉज गैदर्ड टू ईज द स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट। साइंटिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग द पैटर्न इफ एनी वास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देम। जैसे जैसे समय बीता, नए नए हमें एटम्स एलिमेंट मिलते गए, और हम उन साइंटिस्ट लोगों ने उस सारे एलिमेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को गैदर किया, ताकि वो ये जान सके कि क्या कोई एलिमेंट किसी पैटर्न को फॉलो करता है, क्या कोई एलिमेंट किसी सीक्वेंस को कैरी करता है, जिसके आधार पर वो उसे क्लासिफाई कर सके। तो ऐसे कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इन्वेंट तो किया था। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं। You know that in the initial classification element were classified into the group of metal and non-metal। सबसे पहले एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल के क्लास में कैटेगराइज किया गया और क्लासीफाई किया गया। लेटर ऑन उनको कुछ ऐसे नए एलिमेंट मिले जिसे उन्होंने नोटिस किया और नाम दिया मेटलॉइड का। यानी मेटलॉइड एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मेटल की भी प्रॉपर्टी कैरी करता है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी कैरी करता है। हम उसे बोल सकते हैं सेमी मेटल। As the knowledge about the element, their property increasing, different scientists started trying different method of classification। तो हर साइंटिस्ट अपने तरीके से, अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से और ऑब्जर्वेशन से सब लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको क्लासीफाई किया। तो आइए, जो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट थे जो 18th सेंचुरी में आए, जिनका नाम है डॉबेराइनर। इन्होंने, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, 1870 में एलिमेंट को क्लासीफाई किया। किस आधार पे? उन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई किया एटॉमिक मास के आधार पे, कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने इसको क्लासीफाई किया। और तो और उन्होंने 3 के सेट ऑफ 3 के ग्रुप में उनको क्लासीफाई किया। ही मेड द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी कॉल्ड देम ट्रेड। उन्होंने क्या किया कि 3 का एलिमेंट का ग्रुप बनाया, और वो 3 एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर थी। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो उसको उन्होंने एक ग्रुप में रखा। उस ग्रुप को नाम दिया ट्रेड, और आगे चल के इसे डॉबेराइनर ट्रेड के नाम से जाना गया। तो डॉबेराइनर ट्रेड क्या हो गया बेटा? देखो यहीं पर दिया है, अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। अगेन मैं आपको समझाता हूँ, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। Okay. He arranged the 3 elements in the trade in increasing order of atomic mass and showed that atomic mass of middle element was approximately equal to the mean of atomic mass of the other 2 element। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उन्होंने अरेंजमेंट कैसे किया? उन्होंने क्या किया? मीन निकाला। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा एलिमेंट को। जिसका एलिमेंट कम होगा वो पहले आएगा, और जिसका एलिमेंट ज़्यादा होगा उसको बाद में रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। जैसे कि देखो आपको बच्चा ये टेबल यहाँ दिख रहा है। लिथियम का एटॉमिक मास कितना है? 6.9। सोडियम का एटॉमिक मास नंबर 23, और थर्ड एलिमेंट दैट इज़ पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक मास नंबर है 39। 6.9, 23 और 39। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ट्रेड कहलाएगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम ये एक ट्रेड कहलाया, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर था एटॉमिक नंबर इनका। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एटॉमिक नंबर कैसे ढूंढा? इनके पॉइंट ऑफ व्यू से एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, जैसे कि लिथियम पहला है,
लिथियम इनका पहला एलिमेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिथियम पहला एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट आपका देखो यहाँ सोडियम Na, और जो तीसरा एलिमेंट है वो आपका है पोटेशियम, दैट इज़ K। इन तीनों में से उन्होंने मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड किया, उन्होंने मीन निकाला। मीन किसका निकाला, A प्लस C का। A यानी कि पहला एलिमेंट, C यानी कि तीसरा एलिमेंट, यानी पहला और तीसरा दो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का मीन निकाला। मीन कैसे निकालते हैं, इसका मास पहले वाले का और तीसरे वाले के मास को प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया। देखो यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है। इन्होंने क्या किया कि पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास लिया लिथियम का 6.9, और जो तीसरा था पोटेशियम उसका एटॉमिक मास लिया जो था 39.1, और दोनों को 2 से डिवाइड करके मीन निकाला 23। तो ये 23 जो एटॉमिक मास है ये बन गया सोडियम का। यहाँ आप देखिए, तो आपको डोबेराइनर का प्रिंसिपल समझ में आया। उन्होंने किस आधार पे एलिमेंट को क्लासिफाई किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास कैसे निकाला, पहले एलिमेंट का प्लस तीसरे एलिमेंट का दोनों का एटॉमिक मास नंबर का मीन लिया, और जो वैल्यू आई वो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास बना। ये एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछता है। मैं एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस भी करूँगा। यहाँ पर देखो ये टेबल में आपको दिया है, ये टेबल अच्छे से कर लेना। ये लिथियम सोडियम पोटेशियम ये आपका 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। नीचे आपको क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द डोबेराइनर ट्रेड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। आपको क्या करना है, ये बताना है कि क्या इनमें से कौन सा पहला वाला, दूसरा वाला या थर्ड, 3 आपको ट्रेड दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ट्रेड डोबेराइनर ट्रेड को फॉलो करता है। तो कैसे आप बताओगे, सिंपल है। पहले आप क्या करोगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास लो, स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास लो और दोनों के मास को प्लस करो। प्लस करके देखो क्या 40 आता है, जो कि कैल्शियम का यहाँ दिया है। अगर आ गया तो ये मेरा डोबेराइनर ट्रेड को फॉलो करता है, और अगर नहीं आया तो बता दीजिएगा ये मेरा डोबेराइनर ट्रेड नहीं फॉलो करता है। सो आपको सिर्फ यही बताना है कि इसमें से कौन सा डोबेराइनर ट्रेड को फॉलो करता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर मैं ये सॉल्व किया हुआ है, आप इसे देख लीजिए। कैल्शियम के लिए मुझे क्या करना था, कैल्शियम के लिए मुझे मैग्नीशियम का प्लस स्ट्रोंटियम का दोनों का एटॉमिक मास नंबर प्लस करके 2 से डिवाइड करना था, और आंसर मुझे मिला 55.95। और क्वेश्चन में आप देखेंगे तो कैल्शियम का एटॉमिक मास नंबर कितना दिया था, 40.1, जो कि अलग डिफरेंट शो करता है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, हाउएवर द एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज़ 40। कैल्शियम का एटॉमिक मास नंबर 40 है, ध्यान देना। लेकिन जिस तरीके से अगर हम लोग डोबेराइनर के प्रिंसिपल पे काम करेंगे तब तो मुझे ये नहीं मिलेगा। मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम डू नॉट फॉर्म द डोबेराइनर ट्रेड, मतलब ये डोबेराइनर के ट्रेड में कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं। अगला बढ़ते हैं, जहाँ पर आपको सेलेनियम का दिया हुआ है, जिसके लिए आपको सल्फ़र का 32.1 और सल्फ़र का और टेलुरियम का 127.6 एटॉमिक मास दिया है। सो टेलुरियम और सल्फ़र दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो मुझे कितना मिला, 7.985। और जो कि आप क्वेश्चन में देखेंगे तो सेलेनियम का आपको दिया है एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट 79 दिया है। ठीक है, डेसिमल आया तो हम उसको अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं, 1-2 ग्राम प्लस माइनस चलता है। तो इसका एटॉमिक मास कितना आया सेलेनियम का, वो आया 79। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सल्फ़र, सेलेनियम और टेलुरियम ये फॉलो करते हैं, ये फॉर्म करते हैं डोबेराइनर ट्रेड को। इसी तरीके से आखिरी वाला है जो आपको होमवर्क है, वो मैग्नीशियम टेलुरियम का, वो आप कर लीजिएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो मुझसे उसके बारे में डिस्कस कर लीजिएगा। सॉरी, टेलुरियम नहीं है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। ओके स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं न्यूलैंड्स की तरफ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब हम देखते हैं कि न्यूलैंड ने
क्या प्रिंसिपल और क्या ऐसे इन्वेंट्री की थी जिसकी मदद से उन्होंने एलिमेंट्स को और अच्छे तरीके से क्लासीफाई किया। ही वॉज द इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड, इनका पूरा नाम है। अराउंड 1866 दशक के समय सॉरी, न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट नोन एट द टाइम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। न्यूलैंड ने भी एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के नंबर पे ही क्लासीफाई किया, लेकिन उनका यहाँ पे क्लासीफाई करने का प्रिंसिपल कुछ और था। उन्होंने क्या नोटिस किया क्लासिफिकेशन के दौरान? उन्होंने ये नोटिस किया दैट he found every 8 element had properties similar to those of the first। ये अंडरलाइन करना, जैसे डोबेराइनर ने क्या किया था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे किया, इन्होंने भी वो किया, लेकिन उन्होंने ट्रेड बनाया। ट्रेड किसका बनाया? पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास को मिडल के एटॉमिक मास से इक्वल करके। न्यूलैंड ने क्या किया, क्योंकि ये जो पॉलिसी उन्होंने सिद्धांत बनाया था डोबेराइनर ने, वो हर किसी के लिए फिट नहीं बैठ रहा था। तो न्यूलैंड ने क्या ऑब्जर्व किया कि हर 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट के मुकाबले सेम प्रॉपर्टी कैरी करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, सोडियम इज़ अ 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम, बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम की प्रॉपर्टी से मैच कर गई, दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी, दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कैरी करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दोनों की इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी है वो 1 थी। ऐसे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। ऑल्सो मैग्नीशियम शो द सिमिलर प्रॉपर्टी टू द बेरिलियम। मैग्नीशियम भी बेरिलियम से सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा था, और क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन से अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा था। दोनों हैलोजन गैस है। अब मैं अगर आपको इसको टेबल से समझाऊं, तो जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा, फ्लोरीन क्लोरीन देखो एक ही प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, तो उसको एक टेबल में रखा। लिथियम और सोडियम सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। तो अगर मैं इसकी काउंटिंग करूं, तो जैसे न्यूलैंड ने क्या किया था, पहले तो उन्होंने क्या बोला, हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से सेम मैच कर रहा है, उनकी प्रॉपर्टी सेम थी। तो यानी पहले 7 एलिमेंट के बाद 8वां रिपीट हो रहा है। तो उन्होंने इन 7 एलिमेंट को अपना जो इंडियन संगीत का जो सुर होता है ना, जिसे नोट्स कहते हैं, उससे रिलेट कर दिया। आप यहाँ देखोगे सा रे गा मा पा धा नी, नी के बाद फिर से सा रे गा मा, ये 7 सुर होते हैं। तो उन्होंने सारे एलिमेंट को इस सुरों से सजाया। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर से फ्लोरीन। उन्होंने देखा हाइड्रोजन, फ्लोरीन ये सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, लिथियम के बाद सोडियम। तो अगर आप काउंटिंग करोगे तो देखो 8वां एलिमेंट होगा। उन्होंने क्या बोला, लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच कर गई। लिथियम 1, बेरिलियम 2, बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7 और 8 हो गया आपका सोडियम। सिमिलरली मैग्नीशियम, बेरिलियम ये सेम शो कर रहे थे। तो मैग्नीशियम, बेरिलियम ये दो, आप अगर आप बेरिलियम से स्टार्ट करोगे, अब आप काउंटिंग बेरिलियम से करो। बेरिलियम 1, बोरॉन 2, कार्बन 3, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 5, फ्लोरीन 6, सोडियम 7, मैग्नीशियम 8 अगेन। तो हर 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट से सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा था। ये ऑब्जर्व किया न्यूलैंड ने। उसी तरीके से क्लोरीन का फ्लोरीन से किया। तो अगर आप चाहो तो ऐसे भी काउंट करो, क्लोरीन का फ्लोरीन से, फ्लोरीन 1, सोडियम 2, मैग्नीशियम 3, एल्यूमिनियम 4, सिलिकॉन 5, फॉस्फोरस 6, सल्फर 7 और क्लोरीन 8। तो अगेन देखो फ्लोरीन क्लोरीन पहला 8वें से रिपीट सिमिलर कर गया। तो उन्होंने ये देखा कि पहला 8वां आपस में प्रॉपर्टी जो है दोनों की सिमिलर है। तो इस तरीके से उन्होंने नोड बनाया, सारे ग म प ध नि सा, और यहाँ पे डो, रे, मी, फा, सोल, ला, टी ये इंग्लिश सुरों के नोट हैं। तो उन्होंने इन सारे एलिमेंट्स को सुरों के नोट से सजाया और ये सिमिलैरिटी ऑब्जर्व करी। क्या सिमिलैरिटी ऑब्जर्व करी? ही
ही कॉल्ड द सिमिलैरिटी ऑब्जर्व इन द 8th एंड द फर्स्ट एलिमेंट एज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। हर 8वां एलिमेंट रिपीट कर रहा था, इसीलिए उन्होंने इसको आगे नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सो आई होप आपको न्यूलैंड की भी प्रॉपर्टी समझ में आ गई, उनके भी सिद्धांत आपको समझ में आ गए होंगे। वो भी गलत नहीं थे, गलत तो इसमें खैर कोई नहीं था, सब अपने अपने ऑब्जर्वेशन से एलिमेंट को क्लासीफाई कर रहे थे। इन्होंने 7 सुर के आधार पे एलिमेंट को क्लासीफाई कर दिया, डॉबेराइनर ने मीन एटॉमिक मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर और फर्स्ट एंड थर्ड के मीन के आधार पे उनको क्लासीफाई कर दिया। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे मैनी लिमिटेशंस वर फाउंड इन द न्यूलैंड ऑक्टेव्स। अच्छा, कि न्यूलैंड ने तो क्लासीफाई तो कर दिया, लेकिन ये पूरा अच्छे तरीके से फिक्स नहीं था, इसमें इसके कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, इसके डीमेरिट्स या ड्रॉबैक यानी कि त्रुटियां आप इसे कह सकते हो आसान भाषा में। ना दिस लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, मतलब ये सिर्फ कैल्शियम तक ही सीमित था। कैल्शियम के बाद जैसे ही हम इनके क्लासिफिकेशन में आगे बढ़े तो ये देखा गया कि इनका जो कहना था कि हर 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट से सिमिलर हो जा रहा है, कैल्शियम के बाद जो सारे एलिमेंट आए उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं देखी गई। जैसे न्यूलैंड फिटेड ऑल द नोन एलिमेंट इन द टेबल 7x8 एंड दैट इज़ 56 बॉक्सेस। उन्होंने क्या किया था, 8 कॉलम बनाए थे और 7 ऐसा रो था, और उसको 7x8 यानी 56 बॉक्सेस हुए। अब इन्होंने क्या किया था कि उन 56 बॉक्स के अंदर ही, यानी कॉलम आप बोल सकते हो या ऐसे, जिसमें इन्होंने सारे 56 एलिमेंट को ज़बरदस्ती फिट किया, या नहीं भी एलिमेंट प्रॉपर्टी सिमिलर थी फिर भी उसको उसमें ज़बरदस्ती प्लेस किया। तो ये उनका जो सबसे बड़ा लिमिटेशंस हो गया। न्यूलैंड प्लेस 2 एलिमेंट in each some boxes to accommodate all the known element in the table। न्यूलैंड ने क्या किया, देखो यहाँ पर जैसे आपको एग्जांपल दिया, कोबाल्ट एंड निकल, हाँ, सेलियम, सीरियम एंड लैंथेनम, ऐसे कई एलिमेंट को उन्होंने एक ही जगह पर 2-2 एलिमेंट को ग्रुप बना के रखना शुरू कर दिया। तो ये भी एक तरीके से गलत था। जब आपने कहा है कि हर 8वां एलिमेंट मेरा पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी से, दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो आप एक एक जगह 2-2 एलिमेंट को कैसे प्लेस कर सकते हो भैया। तो लोगों ने इसके लिए तो ऑब्जेक्ट किया कि नहीं भैया, फिर तो आपका जो क्लासिफिकेशन है वो पूरे मायने में सही नहीं है, अभी भी इसके ऊपर और काम करना बाकी है। तो यहाँ पर आपको दिया है कोबाल्ट निकल एक साथ कर दिया, सेलेनियम और लैंथम को एक साथ कर दिया। मोर ओवर ही प्लेस्ड some element with different property under the same note in the octave। उन्होंने क्या कहा था कि जिसकी प्रॉपर्टी सेम है उसको मैंने सेम ऑक्टेव में डाला है, पर ऐसा नहीं था, सेम नोट में डाला है पर ऐसा नहीं था, कुछ तो मिस्टेक इनसे भी हो गई। जैसे न्यूलैंड प्लेस मेटल, कोबाल्ट एंड निकल अंडर द नोड डो, यानी कि सा के नोड में, देखो ये ऊपर वाला था डो, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चा, ये डो है, डो में उन्होंने निकल और कोबाल्ट को डाल दिया। और निकल और कोबाल्ट क्या है, एक तरीका मेटल है, तो बेटा आयरन भी तो मेटल है, और उसको देखो कहाँ प्लेस करके रख दिया, उसको फेंक दिया एक कोने में, हाँ, किसमें, नी के नोट में। और कहते हैं कि मैंने सारे एलिमेंट को ऐसे अरेंज किया है कि उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। अब आप यहाँ कैसे बोल सकते हो कि भैया हमने एक को आयरन को डाल दिया है लास्ट वाले नोट में, दैट इज़ टी और नी, और दूसरे कोबाल्ट और निकल जो कि मेटल है उसको डाल दिया है सा वाले नोट में, फिर तो उनका ये जस्टिफिकेशन यहाँ गलत हो रहा है। हाँ, अवे फ्रॉम द नॉन मेटल ऑक्सीजन एंड सल्फर, बताओ आयरन को कहाँ डाल दिया, सोचो आयरन को कहाँ फेंक दिया, ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, ये दोनों क्या है, गैस है। हाँ, गैस में तुम आयरन डाल के रख दिए हो और कहते हो कि प्रॉपर्टी सेम है, कैसे मान लिया जाए भैया कि हर 8वां एलिमेंट अपनी सेम प्रॉपर्टी शो करता है। अब आप काउंटिंग करो, सल्फ़र मेरा क्या हो गया, सल्फ़र मेरा 1 है, और सल्फ़र क्या गैस है ना, तो क्लोरीन 2, पोटेशियम 3, कैल्शियम 4, क्रोमियम 5, टिटेनियम 6, मैग्नीशियम 7, 8वां आया आयरन,
और वो है मेटल, तब आप कैसे बोल सकते हो कि सल्फर और मेटल, सल्फर और आयरन सेम प्रॉपर्टी कैरी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर उनका जो पॉलिसी था, जिसके ऊपर जिसको आधार मान के उन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई किया था, लोगों ने उसको नकार दिया, बोला भैया इसमें तो गलतियाँ हैं, इसमें बहुत सारे लिमिटेशन हैं। और तब इनकी गलतियों को दूर करने के लिए एक फादर, जिसे हम कहते हैं एक उस सदी के नायक मेंडलीव का जन्म हुआ, जिनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज तैयार है वो इन्हीं के दिए हुए पीरियोडिक टेबल पे तैयार की गई। इन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, क्योंकि पहला पीरियोडिक टेबल इन्होंने ही दिया था। इन्होंने सारे अब तक की जितनी भी खोज की गई थी 1816 से लेके जब से डॉबेराइनर आए थे, ये तो आए थे बेटा 1869 के ड्यूरिंग उस शताब्दी सेंचुरी में आए, और इन्होंने उन पूरी सारी पुरानी स्टडी एलिमेंट के क्लासिफिकेशन को स्टडी किया, उसको मॉडिफाई किया, और इतने ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए पीरियोडिक टेबल तैयार किया, जहाँ पर इनके क्लासिफिकेशन में 63 एलिमेंट बेटा एकदम ब्यूटीफुल परफेक्ट तरीके से स्टैब्लिश कर दिए गए, या हम कह सकते हैं कि अरेंज कर दिए गए, जिसमें कोई भी कमी नहीं निकाल सकते थे। अरे इतना तो सोच छोड़ो, इन्होंने कुछ ऐसी भी प्लेसेस अपने पीरियोडिक टेबल में वैकेंट कर दी थी। उस समय तक इन्वेंट नहीं थी, लेकिन ये जानते थे कि भविष्य में, फ्यूचर में मैं कभी नहीं रहूं तो कोई मेरी रिसर्च पे भी काम करेगा, और या तब मुझे कोई एलिमेंट मिलेगा तो मैं उसे कहाँ रखूँगा। तो उसके लिए इन्होंने कुछ प्लेसेस छोड़ दिए थे पीरियोडिक टेबल में कि हाँ, कि भविष्य में ये हमें इतना एटॉमिक मास वाला एलिमेंट मिल सकता है। तो आइए उनके इस डिस्कवरी को जान लेते हैं। मेंडलीव कंसिडर द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, नेमली एटॉमिक मास, अंडर द अरेंजमेंट ऑफ 63 एलिमेंट, known that time increasing order of atomic masses. He transformed these into the periodic table of element according to the physical chemical property of the element. मतलब कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल दोनों की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखा। क्या बच्चा? दोनों की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर उन्होंने क्लासीफाई किया। Mendeleev organized periodic table on the basis of chemical physical property of the element. These were molecular formula of hydrides, oxidized of element, melting point, boiling point, density of element and their hydrides and oxides. ये सारे केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका फिजिकल टेक्सचर कैसा होगा, ठीक है, इन सारे क्राइटेरिया के आधार पर मेंडलीव ने सारे एलिमेंट को क्लासीफाई किया। ठीक है, उन्होंने कोई म्यूज़िक के सुर नहीं लिए, न किसी के एटॉमिक मास को कुछ कंक्लूड किया, बस हाँ ये ध्यान में रखा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, जो कि डोबेराइनर का था। डोबेराइनर ने भी एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट को उस सीरीज़ में रखा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था। इसी को न्यूलैंड ने भी फॉलो किया, ठीक है, इसी को मेंडलीव ने भी फॉलो किया। और आगे चल के ऑन दिस बेसिस फाइंडिंग मेंडलीव स्टेटेड द फॉलोइंग पीरियोडिक लॉ, जिसके आधार पर मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ तैयार किया। क्या था वो लॉ, आइए देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। द वर्टिकल कॉलम, ये ध्यान रखना बेटा, द वर्टिकल कॉलम मतलब ये वाला है, ये जो ऐसे वर्टिकली खड़ा है ना, ये कॉलम हो गया। इस कॉलम को मेंडलीव ने नाम दिया ग्रुप का, यानी ये ग्रुप है, देखो लिखा है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। तो जो वर्टिकल कॉलम थे, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है। वर्टिकल कॉलम को मेंडलीव ने क्या नाम दिया? वर्टिकल कॉलम को मेंडलीव ने नाम दिया ग्रुप। वाइल हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड। ये हॉरिजॉन्टल रो है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस रो को नाम दिया पीरियड का, और कॉलम को नाम दिया ग्रुप का, ग्रुप एंड पीरियड। इस तरीके से मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल तैयार किया। तो आपको समझ में आ गया ग्रुप और पीरियड किसे कहते हैं। ग्रुप मतलब कॉलम, पीरियड मतलब आपका रो, कॉलम पीरियड।
कॉलम और ये आपका रो, कॉलम, रो, ग्रुप, पीरियड। इस तरीके से इसको आपको याद रख लेना है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ये देखिए इन्होंने कैसे अरेंज कर दिया, जिसकी वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 थी तो उसको उन्होंने पहले नंबर प्लेस पर दे दिया। उसके बाद लिथियम का देखो 7, ये तो एटॉमिक नंबर है, फिलहाल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का 7 है, बेरिलियम का 9.4 है, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, 14, 16, 19, 23। तो आप क्या देख रहे हो कि ये बढ़ते ऑर्डर में जा रहा है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास बढ़ते ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला जा रहा है। और उसके बाद कुछ समय के बाद उन्होंने, आप ये देखो यहाँ पर कुछ प्लेसेस छोड़े गए हैं, आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखे गए हैं। सीधा जहाँ पर 127 एटॉमिक मास नंबर मिलने के बाद बीच में उन्हें सीधा 178 पर जिसका एटॉमिक मास नंबर मिला जिस एलिमेंट का, उसके बीच में वो जानते थे कि 127 के बाद से डायरेक्ट 127 के बाद से 178 एटॉमिक मास वाला जो एलिमेंट है, इसके बीच में फ्यूचर में या मेरे अभी अपकमिंग स्टडी में हो सकता है मुझे कुछ ऐसा एलिमेंट मिल जाए, तो उसको मैं कहाँ प्लेस करूँगा। तो उसके लिए उन्होंने ऐसे प्लेसेस बीच में छोड़ दिए थे, ऐसे बॉक्सेस बीच में छोड़ दिया था मेंडलीव ने, जो कि आगे चलकर उनको मिला। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर एक बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है उनके पर्सनल मेंडलीव का। उन्होंने पीरियोडिक टेबल इन्वेंट करने के लिए, द इन्वेंशन ऑफ पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ये इसी को आधार मानकर उन्होंने, एटॉमिक मास को आधार मान के उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया। सो आज के सेशन में बच्चों इतना ही। अगले सेशन में आपको मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ मिलूँगा, जहाँ पर फिर हम कुछ नए कॉन्सेप्ट को जानेंगे और समझेंगे। तो आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।